नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों, ऐसी मैं कामना के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हल करती हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे। यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट की परीक्षा में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुना होगा, उन अभ्यर्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं। यद्यपि आप लोगों को पता है कि जो लैंग्वेज होती हैं, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो अथवा संस्कृत हो, इसमें गद्यांश पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश से कुछ प्रश्न रहते हैं, कुछ पद्यांश के प्रश्न रहते हैं, और उसके अलावा जो बचते हैं वो आपका जो है पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। 5 से 6 नंबर का पेडागोजी होती है और बाकी जो 20-25 नंबर होता है वो आपका गद्यांश पद्यांश पर होता है। अब देखिए, गद्यांश पद्यांश में से उत्तर, अब आप लोग सोच रहे होंगे गद्यांश पद्यांश में तो उसी में उत्तर दिया रहता, वहीं से हमको पढ़ के वहीं छाटना रहता। जी नहीं, हाँ ऐसा रहता तो है, लेकिन जो डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि इलाहाबाद एक नगरी है, पूछ लिया गया जहाँ इतने इतने संख्या में लोग रहते हैं। अब डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया कि इलाहाबाद में कितने लोग रहते हैं, तो वो आप वहाँ पर जाकर के आप गद्यांश में से प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकेंगे। लेकिन जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो अगर व्याकरण पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, वरना आपको दिक्कत होगी, है ना। तो नगरी पूछ लिया जाए कि कौन नगरी क्या है, कौन संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण क्या है, इस तरीके। तो देखिए वो व्याकरण वाला प्रश्न हो गया, हिंदी में आपको समझा रहे हैं। ऐसे संस्कृत में भी होता है, संस्कृत में कोई श्लोक दे दिया गया, उसमें पूछ लिया कि कभी क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक में, तो आप जो है अर्थ थोड़ा बहुत निकाल लिया तो आप तुरंत समझ जाओगे उसके भाव से कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। लेकिन वही कोई शब्द आया, मान लीजिए तच्छ्रुत्वा शब्द ही आया है उसके बीच में, तो तच्छ्रुत्वा का पूछ लिया गया कि जो यहाँ पर तच्छ्रुत्वा शब्द आया है इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो आप संधि विच्छेद के बारे में आपकी जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी छोटा सा मतलब इजी एक बार जो है व्याकरण वाले सारे प्रश्नों को ऐसे एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक ध्यानपूर्वक, वैसे ध्यानपूर्वक 1 घंटे में आप पूरा समाप्त कर लीजिए। समास के इतनी हैं 2-4 उदाहरण, समास के सॉरी मतलब संस्कृत का जो भी वर्ण कितने हैं, ये मतलब जितने भी वर्णों हैं, उसके बाद संधि समास कारक इत्यादि के बारे में हल्का हल्का सा आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद यदि आपके पास कोई पुस्तक उपलब्ध हो तो उसको हल्का हल्का सा पढ़ लीजिए, कितने भेद हैं और किस तरीके से इसमें संधि कार्य होता है। इस तरीके से पढ़े रहेंगे ना तो आपको होता क्या है कि जब आप किसी टॉपिक पर पढ़े रहते हैं तो वहाँ पर गेस करने में थोड़ा आसानी होती है, और जो आप गेस करके उत्तर लगाते हो वो आपका 90% सही होने का चांस रहता है। लेकिन जब आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हो और आप तुक्का मारते हो तो उस समय आप समझ लीजिए कि आपका सही होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि 3 गलत होते हैं, एक ही सही होता है। तो उसमें इसी ऐसे ही नहीं आयोग ऑप्शनल प्रश्न रखे हैं, वो बहुत दिमाग की ऐसे ही ऑप्शन मार दे सब सही हो जाए, नहीं। तो वहाँ पे आपको गलत का होने का चांस ज़्यादा रहता है, जबकि टच किए रहते हो सब्जेक्ट तो आप कुछ गेस करके लगाते हो, वहाँ पर आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर फिर आते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है और आज जो प्रश्न हम लिए हैं वो संधि से संबंधित प्रश्न है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें समास से संबंधित प्रश्न थे, उससे पहले जो दिया था उसमें उपसर्ग थे, यानी कि उपसर्ग संधि समास इतनी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए, संधि से संबंधित ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट जो और उपलब्ध करा उसमें भी संधियाँ पूछी गई थी। तच्छ्रुत्वा सा बालका उच्चैः सत्, यहाँ पे तच्छ्रुत्वा रेखांकित है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन श्रुत्वा, जो ता है उसके स्थान पर छा हो गया है, चा हो गया है। ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग होता है इस चुप्त संधि में, तो ता के स्थान पर यहाँ बाद में जो ता है इसका, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण, इसके स्थान पर चा हो गया और सा को क्या हो गया है, छा आदेशित हो गया है। यह आपका छत्तु संधि भी इसको कह सकते हैं, छत्तु संधि का ये उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 145, गुरुपदेशेन अनेन बाल वाजसा मम चक्षुषी समुन्मील्यते। तो यहाँ पर गुरु उपदेशेन में कौन सा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुरु और उपदेशेन होता है ना। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ हम गुरु, छोटा ऊ उपदेशेन,
इसको मिलाएंगे तो ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो ये ऊ जो है यहाँ पर दीर्घ हो गया। अब इसको पूरा मिला जाएंगे तो वो रूप देश है रूप बन गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि पूछा जाए कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो अका सवर्णी दीर्घ, यानी कि जब अक प्रत्याहार के बाद उसी के समान कोई दूसरा वर्ण आए, जैसे आ है तो दूसरे शब्द के पहले अक्षर के रूप में आ रहे, ई है तो ई रहे, ऊ है तो ऊ रहे, तो उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है, भले चाहे वो ह्रस्व है चाहे दीर्घ है। जैसे दोनों तरफ ह्रस्व है तब भी दीर्घ होगा, दोनों तरफ दीर्घ है तब भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ही आदेशित होता है दीर्घ संधि में। चलिए अब दूसरा उदाहरण है, एक पक्षे ही मणि नाम ग्रथितम तथापि काका न तो राजहंसा। एक पक्षे मणि नाम ग्रंथितम तथापि काका न तो राजहंसा। इसमें एक पक्षे का संधि विच्छेद क्या होगा? तब यहाँ पे देखिए एक और एक पक्षे, एक और पक्षे एक। अब देखिए कभी भी ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट जो है रखा गया एक और बाद में मिला दिया संधि कार्य, ऐसा नहीं होता है। वर्णों में कोई विकार होता है तो तब वहाँ पर संधि कार्य होता है। ऐसा आपने परिभाषा में पढ़ा होगा कि जब दो वर्णों में विकार, अब यहाँ पे देखिए कोई विकार ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट जोड़ दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। एक पक्षे, ये देखने से ही गलत लग रहा है। एक पक्षे, एक पक्षे, अगर इसको भी आप जोड़ेंगे तो मतलब आपको दूसरा वाला शब्द जो है देखने से ही गलत लग रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब देखिए आपने प्रश्नों को काटा, सबसे पहले एक पक्षे, ये अब एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है। अगर आप जो है प्रश्नों को काटते हुए हल कर रहे हैं स्मार्टली तरीके से, जब नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमको आ रहा है क्योंकि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। क्या सूत्र है? वृद्धि रेची, वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच क्या कहता है कि जब आ या आ के बाद, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए, ऐ आए, ओ आए अथवा अ आए, वृद्धि संज्ञक वर्ण आए, तो इनके स्थान पर इनका वृद्धि हो जाता है। जैसे आ के बाद ए आया तो ये दोनों मिलाकर ए वृद्धि हो जाएगा, यानी आ और ए मिलाकर ए हो जाएगा। आ और ए मिलाकर ए हो जाएगा, ओ मिलाकर तो अ हो जाएगा, यानी उसी की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक में पहले क्या आया है, अंत में का में आ छिपा हुआ है ह्रस्व, फिर एक ए आया है इसके बाद पहले वर्ण के रूप में, और आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे ना, शब्द में लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप ये वाला ए और ये मिलकर ये हो गया, यहाँ पे मात्रा लग गई, तो आपका हो जाएगा एक पक्षे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 147, प्रश्न संख्या 147 कह रहा है, प्रश्न संख्या 147 कह रहा है, वक्स्य ध्यानावस्थाम को ना जानाति। वक्ल की ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता? वक्ल का ध्यान के मामले में वक्ल का हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि पानी में वो चलता रहता है, अचानक से वो मर देता है, कीड़े को देख करके टोट मार के खा लेता है। तो उसका ध्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, हमेशा लोग उसी के ध्यान का उदाहरण की काक चेष्टा वको ध्यानम पढ़ाया भी जाता है कि कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी की, और बकुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है भक्स्य ध्यानावस्थाम, तो ध्यानावस्थाम का संधि विच्छेद कार्य आपको करना है। तो ध्यान अवस्थाम, ध्यान और अवस्थाम, अवस्था होती है ध्यान की अवस्था। देखिए ध्यान अवस्थाम का, देखिए ध्याना नहीं होता, शब्द भी देखिए, शब्द अगर गलत लग रहे हैं, दोनों तरफ के जो शब्द होते हैं विच्छेद का संधि विच्छेद में, ये भी देखिए कि दोनों तरफ के शब्द सार्थक होने, निरर्थक शब्द रखे गए हैं, तो उसमें संधि कार्य नहीं होगा भाई, क्योंकि वो चाहे तो आप संधि कार्य करके लिखे वाक्य में, कहा गया वाक्य तो अभिविक्षिता, जो संधि कार्य चाहे वाक्य में संधि करके लिखिए चाहे अलग अलग लिखिए, तो मतलब शब्द दोनों सार्थक होने चाहिए। और ध्या कोई शब्द ही नहीं है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान कोई शब्द है, ध्यान यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, ये भी गलत है। ध्याना कोई शब्द नहीं होता, अवस्थाम नहीं होता, अवस्थाम होता, ध्यान अवस्थाम। चलिए आगे देखिए, ध्यानाव अवस्थाम, ध्यानाव क्या होता है और अस्थाम क्या होता है? अवस्था तो धातु होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अगर आप स्मार्टली तरीके, जब आपको नहीं पता है संधि कार्य में, लेकिन यहाँ हमको पता है,
अब इसका विच्छेद करेंगे। देखिए ध्यान में हर्ष आ आया है और इसमें भी हर्ष आ आया, और दीर्घ संधि हमने अभी पढ़ाया था कि आया आ के बाद वही वर्ण आए तो इसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि इसके जगह पर यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ध्यानावस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 148। सदाचारस्य एव संसारे, सदाचारस्य धन एव संसारे महत्तम वर्तते। यहाँ पर विच्छेद दिया गया है, सदाचारस्य एव संसारे महत्तम वर्तते। अब सदाचारस्य और एव का संधि कार्य करना है तो क्या होगा। अब देखिए हर्ष आ आया है सदाचारस्य में, उसके बाद ए आया। अभी वृद्धि संधि में पढ़ा कि आ और आ के बाद यदि ए आए, ओ आए, औ आए तो इसकी वृद्धि हो जाती है। ए आया है तो यानी कि दीर्घ आयु, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आयु हो जाएगा। तो आपका क्या अब ये जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये ऐसे ये वाला ये क्योंकि हट गया, इसके स्थान पर अयादासी हो गया, तो क्या होगा, सदाचारस्य ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149। सूर्य उदय प्राणी मात्राएं लाभ प्रदा भवति। सूर्य उदय, सूर्य धनुदय प्राणी मात्रा, यानी सूर्योदय प्राणी मात्रा के लाभप्रद होता है, बिल्कुल लाभप्रद होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद है क्योंकि ठंडी का महीना, सब लोग धूप के लिए लालायित हैं, धूप निकले जल्दी कपड़े सुखाएं, खुद धूप ले, ठंड से परेशान है हम लोग, तो सूर्य का लाभप्रद होता है। यहाँ पे सूर्य धन उदय संधि कार्य करेंगे अगर इसको, तो क्या रूप बनेगा, सूर्योदय बनेगा, सूर्योदय बनेगा, सूर्योदय, सूर्योदय। हमने संधि कार्य अभी दीर्घ संधि पढ़ाया था। अब सूर्य के आखिरी में देखिए क्या है, आ है, हर्ष आ है, इसमें या में हर्ष आ है, तो अब देखिए हर्ष आ को निकाल दिया तो यहाँ पर आधा ये आ बचा ना सूर्य, और यहाँ पर क्या है उदय, सॉरी दीर्घ संधि नहीं, उदय, यहाँ ये नई संधि है, ठीक है। अब यहाँ हर्ष आया है, यहाँ उ आया है, तो आ और उ मिल करके क्या होता है, ओ होता है। आ और उ मिलकर होता है गुण संधि में होता है। गुण संधि में आद गुण है, जिसका जोड़ संधि का सूत्र अगर पूछा जाए तो आद गुणा है। क्या है, आद गुणा, गुण संधि का सूत्र पूछा जाए, यानी कि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद यदि आ, ई, उ, री, ली ये वर्ण आए तो आपका क्रमशः आ ई ए हो जाता है, आ ओ हो जाता है, आ री अर हो जाता है, आ री अल हो जाता है। तो यहाँ पर आ के बाद क्या आया है, उ आया है। आ के बाद देखिए यहाँ पर क्या आया है, उ आया है, तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर उ हो जाएगा। तो अब दोनों निकाल दिया, ठीक है। चले ऐसे निकालो, सूर्य ये हलंत हो गया, निकल गया, तो और उदय निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दया बच्चा, ठीक है। अब इन दोनों के स्थान पर ओ आ गया है, तो अब ओ यहाँ पर अब जोड़ेंगे इन दोनों के स्थान पर, तो इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों के स्थान पर यह आदेशित हो गया। तो सूर्य में देखो आधा है तो ओ जोड़ देंगे, तो ऐसे ओ यहाँ आकर ऊपर लग जाएगा, सूर्यो, और फिर दया लिख दिया तो सूर्योदय हो गया। और पूछा जाए ये कौन से संधि का उदाहरण है, तो ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 150। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है उद्यमेन एव सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ, यानी उद्यम से, परिश्रम से ही सिद्ध होती हैं कार्य, सभी जो है कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं होते हैं। आगे की लाइन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका संधि कार्य क्या होगा, उद्यमेन और एव को संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा। अब देखिए, आप देखिए उद्यमेन ना में क्या आया है, हर्ष आया है, ठीक है, और फिर क्या आया है, ए आया। अब आ और ए आने पर क्या रूप बनता है, तो वृद्धि संधि का है, आपका क्या होता है, आय हो जाएगा, यहाँ पर आय की मात्रा लग जाएगी इन दोनों के स्थान पर। अब उद्यम के नाम में ना हलंत है, आधा है, तो आय की मात्रा लग जाएगी, तो उद्यमेनेव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उद्यमेनेव आपका होगा। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि हमने बता दिया कि जब ह्रस्व आया दीर्घ आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो उसी का दीर्घ हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 150 पर आते हैं।
सॉरी प्रश्न संख्या 151 पर आते हैं। एषः वेदोपनिषद, एषः वेदो, अब यहाँ पर वेदोपनिषद का संधि विच्छेद कार्य करेंगे तो क्या रूप होगा? तो वेद और उपनिषद है ना, तो वेद धन उपनिषद कहाँ लिखा है? देखो वेद धन उपनिषद लिखा है। वेदो, देखो वेदो नहीं होता, वेद होता है, आप सबको पता है वेदो नहीं होता, हमने कहा था सार्थक शब्द होना चाहिए। वेद ठीक है वेद, लेकिन औपनिषद नहीं होता है, ये गलत हो गया। अब वेदो औपनिषद, वेदो नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो वैसे भी अगर आप शब्दों के हिसाब से शुद्धि या शुद्धि के हिसाब से भी काटेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए शुद्ध निकल कर आया है। लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो आपका होगा क्या? ओ की मात्रा लिखी है तो यानी आ और ऊ मिल करके ओ होता है गुण संधि में, आपने पढ़ा था। यानी कि पहले शब्द के आखिरी में आ होना चाहिए और बाद में ऊ। देखिए आ और ऊ है, इसका मतलब ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। हमने बताया आदि गुणा है, इसका सूत्र होता है। यानी जब आ या आ के बाद ए ओ रे आए तो इसके स्थान पर ए आए ओ औ आधन ई बराबर ए, आधन ऊ बराबर ओ, आधन रे बराबर अल, आधन रे बराबर अर हो जाता है। ऐसा गुण संधि में पढ़ा गया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 152। प्रश्न संख्या 152 कह रहा है कि नग अधिराजा हिमालय उत्तर दिशायाम विराजते। नग मतलब कि जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, अधिराजा उसके अधिराज जो हैं, उसके जो राजा हैं वो कहाँ विराजमान? हिमालय जो है, यानी पहाड़ के जो राजा हिमालय हैं उत्तर दिशा में विराजमान है, विराजते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसमें नग धन अधिराजा का संधि कार्य करना है। तो देखिए पहले शब्द के आखिरी में ह्रस्व आया है, फिर आ आया है। अब आपने दीर्घ संधि में पढ़ा होगा कि आ और आ के स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। अब देखिए यहाँ वाले आ के स्थान पर और यहाँ वाला ये वाला हट जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? नगाधिराजा। अब देखिए नगाधिराजा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 153। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है मातुर्वचनम पालनीयम, मातुर्वचनम पालनीयम। तो यहाँ पर मातुर्वचनम होगा, मातुर्वचनम होगा अथवा मात उर्वचनम तो एकदम साफ साफ गलत लग रहा है। मातुर्वचनम ये भी गलत लग रहा है। अब मातुवचनम और मातुर्वचनम, देखिए अगर टीजीटी लेवल का पेपर होता तो यह प्रश्न जो है गलत माना जाता है। इसलिए गलत माना जाता है क्योंकि मातुर भी हो सकता है और मातु भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सीटेट की परीक्षा में विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, यानी मातुवचनम, और जो यह विसर्ग है इसी के स्थान पर रा हो गया है तो रा ऊपर लग गया है और बन गया है मातृवचनम, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 154। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्या बता दे रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपको जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, जितना जो कुछ है। अब जो वक्त है प्रैक्टिस सेट लगाने का, और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हर सब्जेक्ट का, कोई संस्कृत ही नहीं, आप हिंदी हुआ, इसके अलावा CDP हुआ। देखिए आप हिंदी, संस्कृत, CDP सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो भी चुना हो, चाहे इंग्लिश चुना हो तो इंग्लिश भी, इन पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं 90 नंबर तो यहीं पे आपको तय है। और 90 में आप अपना एक टारगेट लेके चलिए कि 90 में कम से कम 85, 86, 85, 86, 88, इससे कम तो लाएंगे ही नहीं। इतना अगर यहाँ पे आपने कर लिया प्रण तो 2-4 नंबर और बचते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2-4 नंबर और बचते हैं। तो जब आपका सोशल स्टडीज है या पर्यावरण है फर्स्ट पेपर में, तो इसमें तो आप यार 2-3 नंबर नहीं पाएंगे, कम से कम 10 से 15 नंबर, अगर मान लीजिए 10 से 15 नंबर, बहुत आपकी तैयारी बहुत ख़राब होगी तो भी आपको मिल जाएगा। अब 10-15 नंबर मिल गया तो आपका कितने नंबर हो गए? अब 85 नंबर यहाँ पाए हैं, 15 हो गया, 90 हो गया, और 10 आपको 100 नंबर आपको मिल गया। और थोड़ा अच्छी ठीक ठाक तैयारी तो 20-22 नंबर तक कर ले गए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए 3 सब्जेक्ट पे अगर ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा कर लेंगे ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर 90 में आप
88 89 नंबर तक पा गए तो उधर और अच्छी खासी तैयारी है। अब 110 115 20 25 और सीडीपी तो ऐसा है कि आप प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाए हैं ना, आपने सिलेबस को टच भी नहीं किया, प्रैक्टिस सेट को बढ़िया लगाए हैं। तो सीडीपी में आपको 30 में से 30 मिल जाता है। संस्कृत में भी आपको अच्छी तैयारी है तो 30 में 30, क्योंकि देखिए गद्यांश पद्यांश दिया रहता है, कोई इतना टफ नहीं पूछा जाता है। और रही व्याकरण का थोड़ा बहुत रहता है, तो व्याकरण में जिनका थोड़ा बहुत पकड़ है वो लोग बढ़िया सही कर ले जाते हैं। और इतना व्याकरण भी टफ नहीं होता है, जो आपने 8th हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा बस उतना ही रहता है, इससे ऊपर लेवल का नहीं रहता है। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। बस मेन आपको सीटेट में करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम बहुत खा लेते हैं। सीटीपी में होता क्या है कि दो प्रश्न आपको प्रश्नों के दो ऑप्शन सही लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा आपको क्या देखना है कि नेगेटिव वाले, जैसे कि नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं, इसमें भी कई बार धोखा खा जाते हो। नहीं ध्यान में नहीं रखते हो तो नहीं चीज़ को हाईलाइट करते चलिए कि नहीं जो पूछा गया है उसको आप ध्यान में रखते चलिए, नहीं पूछा गया। और ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद टिक लगाइए। पहले ऑप्शन कोई देखते ही प्रश्न पढ़ के तुरंत फट से टिक मत लगाइए। ऑप्शन चारों पढ़िए, सोच समझ के प्रश्नों को पढ़िए और एकदम हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज़ और एक बात ये था कि जैसे संस्कृत और हिंदी है तो यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ वाले प्रश्न बनते हैं तो पैराग्राफ पहले ना पढ़िए, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उनसे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको निर्देश पढ़िए कि यहाँ से यहाँ तक प्रश्न इस पैराग्राफ से दिए गए हैं, तो उस निर्देश के अकॉर्डिंग जितने प्रश्न हैं नीचे उस पैराग्राफ से संबंधित उन प्रश्नों को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ पढ़ाइए। होता क्या है ना कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो, प्रश्न आप पढ़े रहते हो तो आपको तुरंत वो लाइन दिख जाती है कि हाँ ये पूछा गया है, तो आप तुरंत उस लाइन को हाईलाइट करिए या फिर प्रश्न पर आइए और तुरंत उसको टिक कर लगाते चलिए। तो इस तरीके से करेंगे तो स्मार्ट तरीके से आप पेपर को हल कर पाएंगे, टाइम भी बचेगा आपका, क्योंकि पैराग्राफ में 2-3 बार, एक बार पहले बार आदमी वो पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, फिर प्रश्न पर आया, फिर पैराग्राफ पढ़ा, इस तरीके से हो जाता है। तो यदि आप, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे यही किया था, यदि आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको भी लाभ हो। बाकी हर व्यक्ति का भाई कोई सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा, बीएड है तो जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी एक अभिक्षमता होगी, उसको भी उसका भी अपना एक नॉलेज होगा और पेपर को सॉल्व करने का अपना एक मेथड होगा। हर व्यक्ति का अलग होता है, किसी को कोई मेथड पसंद आता है, किसी को कोई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो शायद अच्छा होगा। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। ये तो रही परीक्षा से संबंधित चर्चाएं। अच्छा, यहाँ तक हमने मातृवचनम तक किया था। 154 पर आते हैं। प्रिय छात्रा शृण्वन्तु, यहाँ प्रिय छात्रा शृण्वन्तु, यहाँ पे आपको प्रिय छात्रा का संधि कार्य करना है। तो देखिए आया आगे बाद छा आया है, तो जब छा आगे बाद छा आता है तो वहाँ बीच में चा आदेशित हो जाता है, तो प्रिय छात्रा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना आप देखने चलिए कि जब हस्व के बाद छा वर्ण आता है तो वहाँ बीच में जो है आपका चा आदेशित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चक्षुर्हीनः अहम कथम पश्येम, यहाँ पर चक्षुर्हीना का विच्छेद कार्य करना है। तो क्या चक्षुर्हीना होगा, चक्षुहीना और चक्षुसीना, चक्षुसीना। देखिए अभी हमने क्या कहा था कि सीटेड लेवल का पेपर है, अगर ये डिजिट लेवल का होता तो ये आयोग मतलब ये जो है क्वेश्चंस आपका गलत मान लिया जाता है, इसलिए क्योंकि चक्षुर भी होता है, पहले विसर्ग होता है, विसर्ग को रा होता है, रा को सा होता है। तो ये वाला तो चलिए ठीक है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। लेकिन चूँकि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर मत ध्यान दीजिएगा, आप सीधे चक्षु धनहीना विसर्ग को यहाँ पर रा हो गया है, इतना आप जानिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 156। तो संख्या 156 कह रहा है कि सा प्रतिज्ञाम करो दास्यामिति, यहाँ पे दास्याम इति का विच्छेद कार्य करेंगे तो क्या बनेगा, दास्याम इति बनेगा कि दास्यामी इति बनेगा कि दास्याम इति बनेगा, दास यमिति। देखिए दास कोई धातु नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए धातु है, क्रिया है, तो दास कोई धातु नहीं होती है। दास्यामी ये भी गलत है, और दास्याम इति ये और ये इन दोनों में शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर
देखिए बड़ी ई दिख रहा होगा आपको, तो बड़ी ई क्या होता है, दीर्घ संधि में ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया है। दीर्घ संधि का उदाहरण है दास्याम धन इति बराबर दास्याम इति, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, जब अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो उसी वर्ण का दीर्घ आदेशित हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 157 देखते हैं। तस्य चक्षुषी नीलोत्पलम युष्यत स्तः। स्तः देखिए स्तः इसलिए कहा गया है कि स्तः अस्ति स्तः सन्ति रूप चलता है, तो स्तः द्विवचन में है। और चक्षु कितने होते हैं, आंखें आपकी दो होती हैं, तो उसकी दोनों आंखें नीलोत्पल, किसी की एक आंख नीलोत्पल की तरह तो होगी नहीं, जैसी होगी समान होगी। तो नीलोत्पलम जो है यहाँ पे है, नीलोत्पलम मतलब कमल होता है, तो कमल के समान है। तो नीलोत्पलन का विच्छेद कार्य क्या होगा, यहाँ रेखांकित है और रेखांकित का ही विच्छेद या संधि कार्य करना है। तो नील उत्पलम, नीलोत्पलम, देखो नीलोत्पलम वही सेम चीज़ लिख गया है, तो ये भी गलत। नील और उत्पलम, उत्पल कुछ कोई शब्द नहीं है, पलम भी कोई शब्द नहीं। तो वैसे भी अगर आपने शब्दों के हिसाब से भी देखा कि दोनों निरर्थक और सार्थक शब्द, तो भी आपके 3 ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर सही है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू नियम, अगर यानी कि आप नियमों के हिसाब से चलेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर नील है और उत्पल है, यहाँ पर ह्रस्व आ आया है और यहाँ पर ऊ आया। हमने गुण संधि में बताया था कि आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये ओ के स्थान पर ओ हो गया, ओ की मात्रा लग गई और यहाँ पर नीलोत्पलम हो गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 158। प्रश्न संख्या 158 कह रहा है कि दान वीरता श्रुत्वा अहम भवता दान वीरताम श्रुत्वा आशान्वितः भवत्स्मि आगतोऽस्मि। मैं आपकी दान वीरता को सुनकर आपके पास आया हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर मेन है हमको कि आशान्विता को संधि विच्छेद कार्य क्या करेंगे तो क्या सही होगा, आसान अन्विता नहीं, आशा अन्विता। अब पहले ही देखिए पढ़ने से ही लग रहा है, तो आसान तो गलत है, अन्विता आशा अन्विता, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। आशा अन्विता, आसिया अन्विता, आसिया अन्विता गलत है। अब यहाँ और यहाँ आपको कंफ्यूज हो जाए, कुछ बच्चे जिनको पता भी है नियम इत्यादि वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए अन्विता लिखा है, जबकि यहाँ देखिए ऊपर शब्द में क्या दिया है, विसर्ग, यानी विसर्ग वाला शब्द सही होगा। देखिए आशा धन्विता, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 100 दिख नहीं रहा, 60 है शायद। आदीयमानं धनं निधनै कनिष्ठं याति। आदीयमानं धनं निधनै कनिष्ठं याति। तो यहाँ पे निधनै कनिष्ठम, एक सेकंड, यहाँ पर निधनै कनिष्ठम, यहाँ पर लिखा गया है निधनै कनिष्ठम। तो आई की मात्रा आप देख रहे हो ना, और कहीं भी आप डबल चोटी ऐसे आई की मात्रा आपको बीच में दिखाई दे तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, इतना मान के चलिए। यानी वृद्धि संधि का मतलब आ और ए के स्थान पर आया है। और ओ ऐसे डबल ओ की मात्रा दिखाई दे, ओ वाली मात्रा ऐसे बीच में दिखाई दे तो आधन ओ हुआ है, इतना ध्यान रखिए। निधनैक निष्ठम, निधनैक निष्ठम नहीं, गलत है। निधने एक निष्ठम नहीं, ये भी नहीं है। निधनैक निष्ठम ये भी नहीं, बल्कि निधन एक निष्ठम, निधन एक निष्ठम। आ और ए मिलकर के यहाँ पर ए हो गया है और आपका रूप बनाया है निधनैक निष्ठम रूप बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। नमो नमः मित्रों, यहीं पर अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आई थिंक अभी जो आपको टॉपिक देंगे वो कारक से संबंधित हो सकते हैं, और क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं, अभी देखते हैं कहीं पे मेरे पास संकलित होगा तो उसको आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जो है इस समय अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, बढ़िया अपने माइंड को फ्रेश रखिए, अच्छा खाइए, अच्छी भरपूर नींद लीजिए, बहुत ज़्यादा पेपर का भी प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि आपका माइंड अगर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे।
और बाकी जो है पेपर का टाइम, भाई आपका टाइम पे पेपर भी हो जाए और आप इस परीक्षा में सफल हो, ऐसा मेरी कामना है। नमः संस्कृताय, नमो नमः मित्रों। और लास्ट में हाँ, एक चीज़ और कहना था कि यदि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमो नमः।